नमस्कार साथियों। आज हम 28 अगस्त 2018 द्वितीय पारी को जो तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी जयपुर, जोधपुर, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा, उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इस पेपर का पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक टोस्टर में किस प्रकार का बल्ब प्रयोग करते हैं। यानी जो इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है या जो आयरन होती है यानी प्रेस होती है, इनमें जो सूचक लैंप होता है यानी सप्लाई से जुड़ा हुआ है या नहीं, तो वो जो लैंप होता है वो किस प्रकार का लैंप होता है, तो वो लैंप होता है नियॉन लैंप। जो हम फिटिंग करते हैं उसके अंदर भी जो इंडिकेटर लगाते हैं उसमें भी वो लैंप होता है, वो भी नियॉन लैंप होता है। तो वही लैंप इसमें काम में लिया जाता है, तो वो होता है कौन सा होता है, नियॉन लैंप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन देखो। ए में क्या, तप्त दीप्ति लैंप नहीं, पारा लैंप नहीं, नियॉन लैंप सही है, कार्बन लैंप नहीं, टंगस्टन फिलामेंट लैंप ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सी होगा, यानी नियॉन लैंप। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संलयन जलाई का उदाहरण कौन सा है। यानी जो आर्किंग है यानी जो आर्क वेल्डिंग हम कह सकते हैं, तो ये कौन सा है, यानी संलयन जलाई का उदाहरण कौन सा है। आर्क जलाई यानी आर्क वेल्डिंग सही है, कुटित जलाई नहीं, प्रतिरोध जलाई यानी प्रतिरोध वेल्डिंग नहीं, दाब युक्त ताप जलाई ये भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्क वेल्डिंग यानी संलयन वेल्डिंग है, इसे हम आर्क वेल्डिंग कह सकते हैं, यानी आर्क वेल्डिंग है ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आर्क वेल्डिंग। अगला क्वेश्चन है, तांबे के दो चादर पर किलक लगाए जाते समय किलक प्राथमिक रूप से किसका बना होता है। यानी दो तांबे की चादर है और उसको रिबट लगानी है। मान लो एक चादर ये है, दूसरी चादर ये है, यहाँ पर रिबट लगानी है। तो जो रिबट लगाएंगे ये किसकी होगी, यानी जो किलक की या रिबट हम कह सकते हैं, ये किसकी होगी, ये धातु तांबे की है तो तांबे की ही हम रिबिट काम में लेंगे। यदि एल्यूमिनियम की धातु है तो एल्यूमिनियम की रिबिट काम में लेंगे। तो अब ऑप्शन देखो, सोना नहीं, रजत नहीं, एल्यूमिनियम नहीं, तांबा सही है, निकल नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तांबा, यानी तांबे की चादर पर तांबे की ही रिबिट लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, घरेलू उपयोग में किस प्रकार का सबसे सामान्य और महत्वपूर्ण फ्यूज प्रयोग किया जाता है। जो घरेलू वायरिंग है या घरेलू उपयोग में हम जो फ्यूज लगाते हैं वो ज्यादातर कौन सा फ्यूज काम में लेते हैं, तो वह किटकेट फ्यूज, जिसे हम पूर्ण तार स्थापीय फ्यूज भी कह सकते हैं या रिवाइंडेबल फ्यूज भी कह सकते हैं, वो प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन देखो, कार्टिज फ्यूज नहीं, एचआरसी फ्यूज नहीं, द्रव्य प्रकार का फ्यूज नहीं, किटकेट प्रकार का फ्यूज सही है, ब्लेड प्रकार का फ्यूज ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी किटकेट प्रकार का फ्यूज, यानी जो हम रिवाइंडेबल फ्यूज या पूर्ण तार स्थापीय फ्यूज कह सकते हैं, यानी किटकेट प्रकार का जो फ्यूज है वो बहुतायत प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, स्पीकर को बॉक्स में रखने का उद्देश्य क्या है। यानी जो स्पीकर होते हैं उनको बॉक्स में क्यों रखा जाता है। मान लो जो जो भी है यानी स्पीकर है बॉक्स के अंदर जो लगाते हैं हम, जो मान लो ये दो या तीन जो भी स्पीकर है उनको बॉक्स के अंदर लगाते हैं। तो इनको बॉक्स में लगाने का आशय क्या है, यानी क्या लाभ मिलता है इनको बॉक्स में लगाने से। अब ऑप्शन देखो, स्पीकर को धूल से बचाने के लिए नहीं, यानी धूल से बचाने के लिए नहीं किया जाता ये। स्पीकर को दुर्घटना से बचाने के लिए ये भी नहीं। ध्वनि आउटपुट को उच्च क्षमता प्राप्त करने के लिए सही है, यानी जो ध्वनि होगी उसकी उच्च क्षमता बन जाएगी, यानी गुंजन ज्यादा हो जाएगी। तो ध्वनि आउटपुट की यानी जो आउटपुट ध्वनि है की उच्च क्षमता प्राप्त करना सही है। सहज संचालन को सुविधा देना ये भी नहीं, स्पीकर को त्रुटि होने से बचाना ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ध्वनि आउटपुट की उच्च क्षमता प्राप्त करने के लिए स्पीकर को बॉक्स में रखा जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हैमर का भाग कौन सा है। यानी इनमें से जो हैमर है जो भाग है वो हैमर का भाग कौन सा है। ऑप्शन देखो, क्या क्या ऑप्शन है देखो, हैमर के कौन कौन से भाग होते हैं। हैमर के अंदर मान लो ये हैंडल है, ये बीच का हिस्सा चिक है, यहाँ पिन है, ये फेस है, यहाँ पे वेज होता है जो यानी छिद्र होता है वो आई वेज होता है। तो देखो, ये तो हो गया इसका भाग हैंडल, ये हो गया इसका पिन, ये हो गया फेस, बीच का हिस्सा हो गया चिक, ये हो गया आई होल। तो ऑप्शन देखो, चिक, ये रहा चिक, ये भाग है इसका। आई होल, ये जो छिद्र है जो इसमें हैंडल डालते हैं वो आई होल हो गया।
हैंडल ये हो गया हैंडल, फेस ये हो गया फेस। तो उपरोक्त सभी यानी ये सभी हैं हथौड़े के भाग है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी यानी जो दे रखे हैं वो सभी ही हथौड़े के भाग है, तो राइट आंसर हो गया ई, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा परिपथ वियोजक सबसे कम आर्क ऊर्जा का उत्पादन करता है, यानी स्पार्किंग सबसे कम किस में होती है, यानी आर्किंग सबसे कम किस में उत्पन्न होती है। ऑप्शन देखो, सादा तेल, न्यूनतम तेल, एयर ब्लास्ट, एयर ब्रेक, SF6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है यानी ABCB, जिसे हम वायु झोंका परिपथ विच्छेदक भी कहते हैं, तो इसके अंदर जो आर्क है वो सबसे कम उत्पन्न होती है। तो सबसे कम आर्क ऊर्जा का उत्पन्न कौन करता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एयर ब्लास्ट, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ मृद होने के कारण विकृत हो जाने की वजह से SWG के इस्तेमाल से किस वायर को मापा नहीं जा सकता है, यानी क्या कह रहा है कि पदार्थ मृद होने के कारण विकृत हो जाने की वजह से, यानी पदार्थ है वो मुलायम है और SWG से हम मापते हैं, SWG से हम मापते हैं, मान लो जिस स्लॉट के अंदर हम इस तार को डालते हैं तो वह तार मुलायम होने के कारण स्लॉट में डालते समय छिलन हो जाती है उसकी, और यह वास्तविक आकार नहीं दर्शा पाता है। तो ये कह रहा है क्या कि पदार्थ के मृद होने के कारण, ज्यादा नरम होने के कारण, विकृत हो जाने की वजह से SWG का इस्तेमाल से किस वायर को नहीं मापा जा सकता, यानी SWG इस वायर के द्वारा इस वायर को हम माप नहीं सकते, ये इतना मुलायम होता है कि इसमें डालते ही छिलन हो जाती है और वास्तविक आकार ये नहीं दर्शाता है। तो ये कौन सा तार होगा, तांबा, तांबा थोड़ा सा मुलायम नहीं होता इतना, एल्यूमिनियम सही है, टंगस्टन, इस्पात और रजत ये नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम को स्टैंडर्ड वायर गेज के द्वारा नहीं मापा जाता है, इसको माइक्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो यानी क्योंकि ये जो ही हम इसके स्लॉट में डालते हैं तो इसके यानी घर्षण या रगड़न के कारण इसमें छिलन हो सकती है और माप यथार्थ नहीं दर्शाएगा ये फिर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम को SWG से हम नहीं माप सकते, तो इसको माइक्रोमीटर से मापते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी, एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है, सोल्डर किसका विशेष मिश्रण होता है, जो हम विद्युत कार्य द्वारा प्रयुक्त जो सोल्डर है इसका जो मिश्रण है वो किसका बना होता है। तो विद्युत कार्य द्वारा जो प्रयुक्त सोल्डर है वह शीशा और टिन का होता है, शीशा व टिन का मिश्रण होता है, या टिन व शीशा का दो एक ही चीज है, तो शीशा और टिन या शीशा हम कह सकते हैं। तो कई बार इसमें अनुपात भी पूछ लेते हैं, तो इनका अनुपात क्या होता है, शीशे का होता है 40% और टिन का होता है 60%, ये इनका अनुपात भी होता है। तो आप देखो ऑप्शनों में देखो, क्या है, तांबा और शीशा नहीं, टिन और शीशा सही है, तांबा और टिन नहीं, टिन और फ्लक्स नहीं, सोना और तांबा ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि टिन और शीशा का मिश्रण होता है, जो सोल्डर वायर होता है वो टिन और शीशा का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कार्य के लिए सोल्डर में टिन और शीशे का सबसे उचित अनुपात क्या है, ये पूछ ले। देखो जो विद्युत कार्य द्वारा प्रयुक्त सोल्डर वायर है इसमें टिन और शीशे का अनुपात क्या है, पहले दे रखा है टिन, टिन अनुपात शीशा, टिन अनुपात शीशा पूछा है। तो टिन का कितना होना चाहिए, देखो यही दे रखा है मैंने, शीशा का 40 होता है, टिन का 60 होता है, तो टिन पहले टिन होगा तो 60:40। कई बार भूल जाते हैं, यानी ऑप्शनों में देखो 60:40 भी दिया होता है, 40:60 भी दिया होता है, तो इनमें कंफ्यूज हो जाता है। तो इनको देखो अंग्रेजी के अंदर देखो, टिन को पहला अक्षर क्या आ रहा है, टिन, टी, शीशे का क्या आ रहा है, यानी शीशे को हम लेड कहते हैं तो एल आ रहा है। अब ABCD के अंदर छोटा अक्षर कौन सा है, पहले कौन सा आ रहा है, एल पहले आ रहा है और टी बाद में आ रहा है, तो एल पहले आ रहा है तो पहला मान यानी 40 हो जाएगा, यानी 40 और 60 ये तो पता रहता है, परंतु ये पता नहीं रहता है कि शीशा 40 है या टिन 40 है। तो इनको इस कंफ्यूज को दूर करने के लिए क्या कि शीशा को हम लेड कहते हैं तो एल अक्षर आ रहा है, एल छोटा है तो छोटा अनुपात हो जाएगा, टी बड़ा है तो बड़ा अनुपात हो जाएगा, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 60:40। कई बार शीशा अनुपात टिन पूछ लेते हैं तो 40:60 हो जाता है। कई बार इसका गलनांक बिंदु पूछ लेते हैं, इसका गलनांक बिंदु होता है 183 डिग्री सेंटीग्रेड, कई जगह 185 डिग्री दिया हुआ होता है,
वो भी सही है, कई जगह 190 डिग्री दिया होता है तो भी सही है ये, जबकि एक्चुअल कितना होता है 183 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 185 भी सही है, 190 दे रखा होता है तो भी सही होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो 3:6 है तो 60:40 होगा। ऑप्शन देखो, ए में क्या है 50/50 यानी 50:50, ए भी नहीं। बी में क्या है 40/60, बी में 40/60, 40/60 किस समय होता है, यदि शीर्ष अनुपात 3 दिया होता तो होता। सी में क्या है 60:40 सही है, 70:30 नहीं, 20:80 भी नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी 60:40, यानी 3 का अनुपात होगा 60, शीशे का अनुपात होगा 40, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भूरा काला भूरा रंग की कोडिंग युक्त प्रतिरोध का मान और सहिष्णुता का निर्धारण कीजिए। यानी कोई प्रतिरोधक है जिसका कलर क्या दे रखा है, भूरा काला भूरा, यानी ब्राउन, भूरा काला ब्लैक और भूरा ब्राउन, यानी ब्राउन ब्लैक ब्राउन कलर दे रखा है, चौथा कलर नहीं दे रखा है, और टॉलरेंस भी पूछ लेने, सहिष्णुता भी पूछिए। तो ब्राउन का कितना होगा 1, ब्लैक का क्या होगा 0, तीसरा अंक क्या हो जाएगा गुणांक, गुणांक क्या होता है ब्राउन का कितना होता है गुणांक इंटू 10। अब यदि चौथा कलर नहीं दे रखा है तो टॉलरेंस हो जाएगी ±20%। तो कितना हो गया 10 इंटू 10 ±20%, तो कितना होगा 10 को 10 से गुणा किया तो कितना हो रहा है 100, तो 100 ±20%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 100 ओम ±20%। किस में देखो, ए में क्या है 90 ओम, बी में है 100 ओम ±20%, सही है, बी ऑप्शन सही होगा। तो राइट आंसर हो गया बी 100 ओम ±20%, तो राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग कार्य में प्रयुक्त रेजिन कोर सोल्डर कितने तापमान पर पिघलता है। वही पूछ लिया जो मैंने अभी पहले बताया था कि सोल्डरिंग जो वायर है उसका गलनांक बिंदु क्या होता है। ऑप्शन देखो 190 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 800 डिग्री सेंटीग्रेड और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वास्तव में 183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इसमें 183 नहीं दे रखा है, 190 दे रखा और मान बहुत उच्च दे रखे है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 190 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा 190 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, वायर के सिरे पर टिनिंग का क्या तात्पर्य है। यानी वायर है उसके जो सिरे होते हैं उनके अंत तक पर टिन क्यों किया जाता है, यानी टिन की पतली परत क्यों चढ़ाई जाती है। मान लो कोई भी वायर तार है तो इसका जो अंतिम सिरा होता है, यानी जहां पर हमको इसको कहीं पर जोड़ना है तो इसको यहाँ पर टिन किया जाता है, इसका अंत तक को, यानी इसको टिनिंग किया जाता है। अब ये पूछ रहा है कि वायर के सिरे पर टिनिंग का क्या तात्पर्य, ये टिनिंग क्यों की जाती है। ऑप्शन देखो, इसके ऊपर का इंसुलेशन हटाना नहीं, ऑक्साइड लेयर कोटिंग साफ करना नहीं, इसके ऊपर शोल्डर की पतली कोटिंग लगाना सही है, फ्लक्स की पतली कोटिंग लगाना नहीं, तार को धूल हटाना ये भी नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके ऊपर शोल्डरिंग की पतली परत लगाना या कोटिंग लगाना टिनिंग कहलाता है, यानी टिन से आलोपित किया जाता है इसको। तो राइट आंसर हो गया सी, इसके ऊपर शोल्डर की पतली कोटिंग लगाना। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त की जा सकती है, यानी विद्युत ऊर्जा इनमें से कहाँ से प्राप्त की जा सकती है। यांत्रिक ऊर्जा से, सही है, यांत्रिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे कि प्रत्यावर्तक या जनरेटर द्वारा। रासायनिक ऊर्जा को ये भी है बैटरी के द्वारा हम, यानी सेल या बैटरी द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा में, सही है, जो सोलर सेल है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जल ऊर्जा को, जल से हम टरबाइन को घूर्णित करके विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। ये सभी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी जो उपरोक्त सभी है वो इनसे विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, तो राइट आंसर हो गया ई, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, टर्मिनल बनाने के लिए साधारणतः किस आधार पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, यानी जो टर्मिनल बनाए जाते हैं उसका जो बेस है या आधार है वो किस धातु का बनाया जाता है। ऑप्शन देखो, टिन नहीं, इस्पात नहीं, रजत नहीं, टंगस्टन नहीं, तांबा सही है। तो टर्मिनलों का जो आधार होता है वो तांबे का बनाया जाता है, साधारणतः आधार सही है, तो तांबे का बनाया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ई, तांबा।
अगला क्वेश्चन है, आवेश के मध्य आकर्षण या अपकर्षण यानी प्रतिकर्षण का बल किस पर निर्भर करता है। यानी दो आवेश है, इनके मध्य का आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल है, यानी जो कोई दो पिंड है मान लो, इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण तो कब होगा, असमान ध्रुव है तो आकर्षण होगा, समान ध्रुव है तो प्रतिकर्षण होगा। ये किन कारकों पर निर्भर करेगा। ऑप्शन देखो, आवेश के गुणन पर, यानी इनका जो आवेश है इनके गुणनफल पर, सही है। यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होगा और बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होगा। यानी इनके बीच की दूरी है उसके तो वर्ग के विलोमानुपाती होगा और इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। तो ऑप्शन देखो, आवेश के गुणनफल, सही है। आवेश के मध्य की दूरी पर, इस पर निर्भर करता है, सही है। आवेश की मध्य की दूरी पर निर्भर करता है क्योंकि आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है, ये भी सही है। आवेशित पदार्थ के प्रकार पर नहीं, आवेश के तापमान पर नहीं, ए और बी दोनों सही है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। यानी आवेश के गुणन पर भी निर्भर करता है और बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ई, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, ए से तार में क्या होगा जिसमें संवहक में दरार है। क्या कह रहा है, कोई चालक है और जिसकी चालकता में दरार है। मान लो एक ये चालक है और इसकी चालकता यहाँ से कटी हुई है, यानी दरार है, तो इसे हम क्या कहेंगे। देखो, प्रतिरोध से संबंधित पूछा है तो इसका प्रतिरोध कम होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से अचानक परिपथ विचलित हो गया तो इसका प्रतिरोध अनंत हो जाएगा। तो इसका प्रतिरोध अनंत होगा। तो अब ऑप्शन देखो क्या क्या कह रहा है, प्रतिरोध कम प्रतिरोध नहीं, शून्य प्रतिरोध नहीं, अनंत प्रतिरोध, सही है। 1 मेगा ओम से कम प्रतिरोध नहीं, 1 ओम के बराबर प्रतिरोध भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनंत प्रतिरोध होगा। यानी इसकी चालकता में दरार है, यहाँ से तार टूटा हुआ है तो इसका प्रतिरोध अनंत होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी, अनंत। अगला क्वेश्चन है, किसकी जांच के लिए कंटिन्यूटी टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। यानी चालकता जांचक उपकरण यानी कंटिन्यूटी टेस्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन देखो, तार की चालकता मापने के लिए, इंसुलेशन की निरंतरता जांचने के लिए, तार का प्रतिरोध जांचने के लिए, तार की धारिता जांचने के लिए, तार के भीतर संवहक की निरंतरता जांचने के लिए। तो जो चालकता जांच है, कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं हम, वो चालक के भीतर संवहकता यानी इसकी चालक के भीतर से आवेश प्रवाहित हो सकता है या नहीं, यानी कंटिन्यूटी बनी हुई है या नहीं, ये जांचने के लिए किया जाता है। यानी ब्रेक तो नहीं है, तो चालक की संवहकता जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई, तार के भीतर के संवहक निरंतरता जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ई ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकों को पीसीबी में सोल्डर करने के लिए सोल्डरिंग आयरन की वाट क्षमता क्या होनी चाहिए। यानी जो पीसीबी है इस पर मान लो रजिस्टर को सोल्डरिंग करना है, मान लो ये पीसीबी है, इस पर प्रतिरोधक लगाने हैं, मान लो इस प्रकार से जो भी है, तो प्रतिरोध लगाने के लिए जो सोल्डर वायर काम में लेंगे ये कितने वाट का होगा। तो जो इलेक्ट्रीशियन या विद्युतकार जो यानी रेडियो एंड टीवी मैकेनिक द्वारा हम काम में जो सोल्डर वायर काम में लिया जाता है वो होगा यहाँ पे, क्योंकि प्रतिरोधकों का कार्य ज्यादातर उनके रहता है। तो रेडियो एंड टीवी मैकेनिक है, इनके द्वारा जो सोल्डर वायर काम में लिया जाता है वो होता है 25 वाट का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसी सोल्डर वायर का हम काम में लेंगे, क्योंकि ज्यादा वाट का होगा तो वो कंपोनेंट को जला देगा। तो इसलिए क्या होगा, राइट आंसर 25 वाट, ए ऑप्शन वाला सी होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए, 25 वाट। अगला क्वेश्चन है, स्थिरांक अनुप्रयुक्त वोल्टता के लिए, यानी स्थिरांक अनुप्रयुक्त वोल्टता के लिए यदि, क्या कहना चाहता है कि यदि वोल्टेज स्थिर है तो, यदि वोल्टेज स्थिर है तो क्या होगा। ए ऑप्शन में देखो क्या कह रहा है कि वोल्टेज तो स्थिर है, तो ओम के नियम के अनुसार ये कह रहा है कि आई आर के सीधे समानुपाती होगा, कि आर का मान बढ़ाएंगे तो आई बढ़ेगा और घटाएंगे तो घटेगा नहीं, विलोमानुपाती होता है। यानी आई है जो धारा है वो प्रतिरोध के विलोमानुपाती होती है, यानी प्रतिरोध घटाते हैं तो धारा बढ़ती है, धारा बढ़ाते हैं प्रतिरोध बढ़ाते हैं तो धारा घट जाती है। तो ये ए ऑप्शन इसका गलत होगा, यानी आई है वो आर के समानुपाती होगा, समानुपाती नहीं होता है, विलोमानुपाती होता है। बी में देखो आई और आर बराबर होंगे, ये भी गलत है। आई आर के विलोमानुपाती है, यानी आई है वो आर के विलोमानुपाती है, सही है। ये सी वाला सही होगा कि आई है वो आर के
व्युत्क्रमानुपाती है। डी में क्या दे रखा है, आई आर से मुक्त है, यानी आई है आर से अप्रभावित रहती है, नहीं आई आर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो यानी ये भी नहीं होगा। ई में क्या दे रखा, आर में बदलाव के बावजूद आई स्थिर है, यानी आर में परिवर्तन करेंगे तो आई में कोई परिवर्तन है नहीं होगा, आई स्थिर रहेगी, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, आई है आर के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा, आई आर के व्युत्क्रमानुपाती है। अगला क्वेश्चन है, एक बंद लूप में घटकों में वोल्टेज पाथ का योग किसके बराबर होता है, यानी एक बंद लूप में घटकों में वोल्टेज पाथ का योग किसके बराबर होगा। मान लो कोई एक परिपथ है, क्लोज सर्किट है, मान लो इस प्रकार से, मान लो 2 या 3 या 4 ज्यादा जो भी है, मान लो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये एक बंद परिपथ हो गया। यहाँ पे आपको अप्लाइड वोल्टेज है, ये प्लस और माइनस, मान लो इसके अंदर 15 वोल्ट खपत हो रहे हैं, इसके अंदर 20 वोल्ट खपत हो रहे हैं, इसके अक्रॉस 5 वोल्ट खपत हो रहे हैं, तो यहाँ कुल वोल्टेज क्या होगा, यानी अलग अलग घटकों पर खपत वोल्टेज लगाए गए विभव के बराबर होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20, 25, 30, 40 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट, यानी लगाए गए वोल्टेज के बराबर होगा। तो अब क्या कह रहा है, देखो यही तो इसी में पूछा है कि एक बंद लूप में वोल्टेज घटकों, लूप में घटकों के वोल्टेज पाथ का योग किसके बराबर होता है, यानी अलग अलग जो वोल्टेज पाथ और खपत हो रहे हैं, इनका योग किसके बराबर होगा, लगाए गए वोल्टेज के बराबर होगा। तो ऑप्शन देखो, अनुप्रयुक्त वोल्टेज यानी लगाए गए वोल्टेज सही है, अनुप्रयुक्त वोल्टेज का आधा नहीं, शून्य नहीं, वो अनुप्रयुक्त वोल्टेज का दुगुना ये भी नहीं, अनुप्रयुक्त वोल्टेज का 3 गुना ये भी नहीं, यानी लगाए गए वोल्ट के बराबर होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, अनुप्रयुक्त वोल्टेज के बराबर होता है, तो ए अनुप्रयुक्त वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिवर्तित प्रतिरोध का प्रकार है, यानी इनमें से कौन सा वेरिएबल प्रतिरोधक है। ऑप्शन देखो, पोटेंशियोमीटर, थर्मिस्टर, रियोस्टेट, मैग्नेटोरेजिस्टर, ये सभी, यानी पोटेंशियोमीटर है, ये वेरिएबल प्रतिरोध है, थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर क्या है, तापमान से प्रभावित होने वाले प्रतिरोधक, तो इनका तापमान से, यानी पीटीसी एनटीसी जो भी है, एनटीसी थर्मिस्टर, ये तो ये तापमान से इनका मान, प्रतिरोध मान परिवर्तित होता है, तो ये भी होगा। रियोस्टेट ये भी एक वेरिएबल प्रतिरोधक है, मैग्नेटोरेजिस्टर ये भी एक वेरिएबल प्रतिरोधक है, ये सभी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो दे रखे हैं वो ये सभी ही एक वेरिएबल प्रतिरोध के उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, किसी भी चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र सबसे मजबूत कहाँ होता है, यानी एक चुंबक है उसका चुंबकीय क्षेत्र सबसे मजबूत कहाँ होता है, इनके पोल्स पर होता है। यानी एक चुंबक मान लो, कोई भी मान लो, जैसे कि एक छड़ चुंबक है, इसका एक ध्रुव एन है, एक ध्रुव एस है, तो सर्वाधिक सघन चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पोल्स पर होगा, यानी इसका जो पोल है वहां पर इसका सर्वाधिक चुंबकत्व होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र सबसे मजबूत कहाँ होगा, पोल्स पर, और सबसे कम कहाँ होगा, उदासीन अक्ष पर, यानी जो उदासीन अक्ष बनता है इसका, चुंबकीय उदासीन अक्ष, वहां पर चुंबकत्व का मान 0 होता है। तो सघन चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, चुंबकीय पोल्स पर, यानी जो ये ध्रुव है 2, वहां पर सघन चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय पोल्स पर। किसमें है, ए में क्या देगा, चुंबकीय मध्य नहीं, बी में क्या देगा, चुंबकीय पोल्स पर, सही है। सी में क्या, चुंबकीय पोल्स पोल्स और केंद्र के मध्य में नहीं, चुंबकीय चारों ओर नहीं, चुंबकीय पोल के दूर एक बिंदु पर नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, चुंबकीय पोल पर। अगला क्वेश्चन है, अपने चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए पदार्थ की क्षमता को क्या कहा जाता है, अपने यानी चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए पदार्थ की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, यानी अवशिष्ट चुंबकत्व को धारण करने की जो क्षमता होती है, यानी कोई पदार्थ है इसको हम चुंबकित करते हैं, मान लो ये पदार्थ है, इसके पास हम चुंबक लाते हैं तो ये चुंबकित हो जाता है, चुंबक का मान हटा लेने पर भी इसमें कुछ ना कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इसकी धारणशीलता कहते हैं, यानी धारण शक्ति कहते हैं। तो ऑप्शन देखो, धारणशीलता सही है, बी में क्या, चालकता नहीं, सी में क्या, सापेक्षता नहीं, डी में क्या है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी नहीं, प्रतिरोधकता भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी इसकी, धारणशीलता, यानी अवशिष्ट चुंबकत्व को धारण करने की जो क्षमता है उसे हम धारणशीलता कहते हैं। तो राइट आंसर हो गया ए, धारणशीलता। अगला क्वेश्चन है, यदि एक चुंबक को तेजी से उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यानी एक चुंबक को तेजी से यानी उच्च विपरीत चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, मान लो ये एस ध्रुव है
और इसको विपरीत चुंबकीय क्षेत्र में यानी रखा जाता है तो क्या होगा, यह चुंबक गुणहीन हो जाएगा, इसका चुंबकत्व का मान नष्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो, यह एक प्रबल चुंबक बन जाता है, नहीं। यह एक निर्बल चुंबक बन जाता है, नहीं। इसकी चुंबकीय शक्ति में कोई बदलाव नहीं होता, ये भी नहीं। यह चुंबक गुणहीन हो जाता है, सही है। यह क्षतिग्रस्त हो जाता है, ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। यह चुंबकीय गुणहीन हो जाता है, तो राइट आंसर हो गया डी। यह चुंबक है जो गुणहीन हो जाता है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये कुछ प्रश्न इस पेपर से संबंधित थे। शेष जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है साथियों।